नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के जो भौतिक विभाग वाला चैप्टर है उसके प्रायद्वीपीय पठारी भाग पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने उत्तरी भारत के विशाल मैदान पर विस्तार से चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को मैं समझाने के लिए आपको इससे पूर्व में बताए गए जो दोनों टॉपिक हैं उनको बता देता हूँ शॉर्ट में। कि इससे पहले हम हिमालय की बात कर चुके थे। हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, और उत्तर भारत के जो दक्षिण में जो हमारा भौतिक विभाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठारी भाग की, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश एक अनियमित, हम कह सकते हैं अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसका आधार यदि मैं बात करूं दिल्ली और अंतिम छोर की यदि मैं बात करूं तो वो है कन्याकुमारी। तो अगर मैं बात करूं तो यह सबसे भारत का प्राचीनतम भूखंड है, जो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। तो पठार क्या होता है? तो आसपास के जो धरातल से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ सपाट भाग, थोड़ा सा आसपास के क्षेत्र से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ सपाट भाग जिसे पठार कहते हैं। तो हमारा ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। अगर मैं बात करूं तो यह पठारी भाग तीनों ओर से पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हम बात करें तो यहाँ पर इसके उत्तर में अरावली पर्वतीय प्रदेश, इधर विंध्याचल पर्वतीय प्रदेश और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, और पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं, और उत्तर से दक्षिण की और इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की और इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। अगर इसकी हम मुख्य रूप से बात करें, इसके उच्चावच लक्षणों की बात करें तो इसे मुख्य रूप से तीन भागों में हम बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो है दक्कन का पठार। दूसरा जो भाग है हम बांटेंगे तो वो है मध्य उच्च भूभाग, और तीसरे की यदि मैं बात करूं तो उत्तरी पूर्वी पठार। तो इसे मुख्य रूप से तीन भागों में हम बांट सकते हैं। दक्कन का पठार, दूसरा दक्कन के पठार के बाद मध्य उच्च भूभाग, तीसरे की यदि मैं बात करूं तो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी पठार। अगर मोटे मोटे रूप में मैं यदि बात करूं तो इसे तीन भागों में बांटा हमने। अगर मैं दक्कन के पठार की बात करूं तो दक्कन का जो ये पठार है वो ये भाग है। दक्कन के पठार के अंतर्गत हम इसे मुख्य रूप से तीन भाग में वापस इसे डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला पश्चिमी घाट, जो ये आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट। अगर दूसरे की मैं बात करूं ये है आपका पूर्वी घाट। अगर तीसरे की बात करूं तो ये पूर्वी पठार, ये वाला जो भाग है वो पूर्वी पठार है। तो तीनों ये भाग आपको देखने को मिल रहे हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वी पठार, ये भाग। अब मैं बात करूं मध्य उच्च भूभाग की, ये इसकी पूरे की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत एक तो अरावली पर्वत श्रेणी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।
उसके बाद मध्य भारत का जो पठार है उसको सम्मिलित किया जाता है। फिर राजस्थान के जो ये उच्च भूभाग है इसको सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में मालवा का जो पठार है वो इसके अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड को इसके अंतर्गत रखा जाता है और विंध्याचल जो उच्च भूमि है वो इसके अंतर्गत आती है। अंतिम हम बात कर रहे हैं उत्तरी पूर्वी पठार की। तो उत्तरी पूर्वी जो पठार है इसके अंतर्गत हमारा जो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है जहाँ पर इस पठार का कुछ अंश है, ये मुख्य रूप से गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और हम कह सकते हैं जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। ये उत्तरी पूर्वी जो हमारा भारत है हम उसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गारो पहाड़ियाँ, खासो पहाड़ियाँ और हम कैसे हैं जयंतिया पहाड़ियाँ, असम की जो कार्बी एंग्लोक पहाड़ियाँ हैं और इसके अंतर्गत मेघालय पठार जो मुख्य रूप से मेघालय जो पठार हैं वो इसी का ही अंश है। तो ये हमारा जो कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार है उसको हमने मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया। 3 भागों में वर्गीकृत में सबसे पहले दक्कन का पठार, उसके बाद में मध्य उच्च भूभाग, उसके बाद में पूर्वी पठार, ये 3 भाग हैं। और 3 भागों में पहले में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वी पठार को सम्मिलित करेंगे। उसके बाद मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी, मध्य भारत का पठार, राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड की उच्च भूमि उसको और विंध्याचल की उच्च भूमि को सम्मिलित किया जाता है। और उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत जो मेघालय का जो पठार है इसको सम्मिलित किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम मैं दक्कन के पठार की बात करूंगा तो ये लगभग त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। ये दक्कन का जो पठार है ये त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। जो ताप्ती नदी के दक्षिण का भाग है, ताप्ती नदी के जो दक्षिण का भाग है इसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें सतपुड़ा और जो विंध्याचल हम कह सकते हैं और उत्तर में महादेव, मकालू और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट की सीमाएं बनाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण में ये लगभग 1000 मीटर के आसपास ऊंचा है। इस जो पठार की जो मुख्य नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां यहाँ की मुख्य नदियां हैं। जो पश्चिम से पूर्वी की ओर, पश्चिम से पूर्वी की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्वी की ओर ये नदियां बहती है। इन नदियों ने इन अपनी घाटियों को काफ़ी गहरा कर दिया है। इससे जो पश्चिम को कई छोटे छोटे जो पठारों में ये विभक्त हो गए हैं, जैसे महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार और हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे अनेक भागों में ये पठार वर्गीकृत हो गए हैं। दक्कन का जो पठार है वो मुख्य रूप से दक्कन के दक्षिणी पठार की यदि बात करें तो दक्कन का जो दक्षिणी पठार है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पठार के रूप में जाना जाता है। अब मैं बात करता हूँ मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट की यदि मैं बात करूं तो ये पश्चिमी घाट का मैंने आपको क्षेत्र बताया। ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। और पूर्वी घाट की यदि मैं बात करूं तो पूर्वी घाट ये वाला क्षेत्र है। पूर्वी घाट में बुंदेलखंड का जो पठार है और छोटा नागपुर का पठार है, इसको पूर्वी घाट की मैं बात करूं सबसे पहले तो पश्चिमी घाट में बात कर रहा हूँ सबसे पहले पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो दक्षिण के जो पठार है उसकी जो पश्चिमी सीमा ये है, पश्चिमी घाट बनाता है। यह इसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं।
यह उत्तर में ताप्ती नदी के जो ताप्ती नदी की जो घाटी है उसके दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये भाग विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है और दक्षिण में 80 किलोमीटर तक हो जाती है। अगर मैं बात करूं इसकी औसत ऊंचाई की तो 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यह पर्वत उत्तर से दक्षिण में एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है और इसमें अनेक मुख्य दर्रे हैं जिनमें थाल घाट, बोर घाट तथा पाल घाट, शेनकोटा गेप ये प्रमुख दर्रे हैं जिनमें से रेल मार्गों का जो हम कह सकते हैं इन दर्रों का प्रयोग रेल मार्गों के लिए किया जाता है। तो अगर मैं इस क्षेत्र के दक्षिण का ये सबसे ऊंचा भाग है अगर बात करें तो नई मुड़ी इस जो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है और इसकी ऊंचाई नीलगिरी में सबसे ऊंची दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, 2637 मीटर है। तो इलायची की पहाड़ियों में इलायचियाँ बहुत होती है जिस कारण से इस जो क्षेत्र की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट हमने अभी बात की थी पश्चिमी घाट की, अब मैं बात कर रहा हूँ पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के अंतर्गत यह घाट जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण के पठार का जो पूर्वी किनारा है वहाँ पर यह स्थित है। यह उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलता हुआ नीलगिरी के पहाड़ियों तक पहुँच गया है। इसकी चौड़ाई उत्तर में लगभग 200 किलोमीटर है और दक्षिण में लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो 100 किलोमीटर रह जाती है, यानी ये जैसे फैला हुआ है, यानी ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकरा। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और यह पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ने इस हम कह सकते हैं इस पठार को, इस पश्चिमी घाट को काट कर अपने मार्ग बना लिए हैं। इस प्रकार यह टूटी एक अवशिष्ट श्रृंखला है और महानदी तथा गोदावरी के बीच पर्वत श्रेणी के अतिरिक्त इसमें कहीं भी वास्तविक पर्वतीय लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। और उड़ीसा में पूर्वी जो घाट है तो उसको महेंद्रगिरी कहते हैं। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट के साथ ये मिल जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पूर्वी पठार की। पूर्वी पठार मैंने आपको बताया था ये वाला भाग। इसके अंतर्गत ये पूर्वी जो पठार है बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, महानदी की जो द्रोणी है तथा दंडकारण्य, इसके अंतर्गत इन 4 क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें पहला अगर बात करें बघेलखंड का पठार, दूसरा हम कह सकते हैं नागपुर का पठार और महानदी की द्रोणी और दंडकारण्य इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। इस पठार में सोन तथा इसकी सहायक नदियां बहती है। छोटा नागपुर का जो पठार है मुख्य रूप से जो हम क्षेत्र की बात करें तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का हम कह सकते हैं ये अपरजित पठार है। इसकी 3 पहाड़ियाँ दालमा, पोरहार तथा राजमहल ये लावा से बनी हुई है। खनिजों की दृष्टि से ये देश का सबसे धनी प्रदेश है। महानदी द्रोणी को छत्तीसगढ़ द्रोणी भी कहते हैं। महानदी
द्रोणी को छत्तीसगढ़ द्रोणी भी कहते हैं। और तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र है। तो ये हुआ हमारा दक्कन का पठार। अब मैं बात करता हूँ हमारे मध्य उच्च भूभाग, जिनमें अरावली पर्वत श्रेणी और इसके बाद हम कह सकते हैं मध्य भारत, राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, इसको सम्मिलित करेंगे। तो अरावली पर्वत श्रेणी, मध्य उच्च भाग, मध्य उच्च भाग, मध्य उच्च भाग की बात करें, मध्य उच्च भाग की बात करें तो इसके अंतर्गत अरावली, इसके अंतर्गत अरावली, अरावली के बाद में मध्य भारत का पठार और इनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अरावली की बात करता हूं। तो अरावली लगभग हम कह सकते हैं कि दिल्ली से लेके गुजरात तक ये फैली हुई है। लगभग 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और इसकी जो हम बात करें तो इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, हम कह सकते हैं पर्वत चोटी है, वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो हाइट है 1722 मीटर है। ये आबू पर्वत में स्थित है और इसके पीछे भाग में थार का विस्तृत हम कह सकते हैं मरुस्थल है। राजस्थान की उच्च भूमि की बात करें तो इसमें चंबल और बनास नदियां इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बहती हैं और इसकी जो ऊंचाई है 250 से 500 मीटर के लगभग है। मध्य भारत के पठार के बारे में मैं बात करूं तो जो मध्य भारत का जो पठार है, मध्य भारत का जो पठार है वो मुख्य रूप से चट्टानों और घने वनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बलुआ पत्थर मुख्य रूप से चंबल नदी वाले क्षेत्र में मिलता है, जिनमें बड़े बड़े खड्डे मिलते हैं। बुंदेलखंड की जो उच्च भूमि की मैं बात करूं, बुंदेलखंड के उच्च भूमि की बात करूं तो ये है यमुना और विंध्याचल की विंध्यन की कगारी भूमि के बीच में विस्तृत है। ये लगभग 100 से 300 मीटर ऊंचा है। ये पुराना अपर्दित धरातल है जो ग्रेनाइट का चट्टानों से बना हुआ है। अब मैं बात करूं मालवा के पठार की, तो मालवा का जो पठार है वो मुख्य रूप से त्रिभुजाकार है और मध्य भारत तथा विंध्य श्रेणी के बीच में इसका निर्माण लावा से हुआ है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है, अतः इस पठार में बहने वाली नदियाँ उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होकर यमुना नदी में जा मिलती है। नदियों के प्रवाह के कारण यह पठार अनेक स्थानों पर उबड़ खाबड़ बन गया है, कट गया है और इस क्षेत्र में बीहड़ प्रदेश पाए जाते हैं या बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। चंबल जो नदी है, इसमें चंबल नदी द्वारा जो बनाया गया बीहड़ प्रदेश है, यह है हम कह सकते हैं बहुत प्रसिद्ध है और ये बीहड़ कृषि के लिए अयोग्य होते हैं। बीहड़ जो ये होते हैं कृषि के लिए अयोग्य होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको मध्य उच्च भूभाग के बारे में बताया। अब मैं अंतिम बात कर रहा हूँ उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में। तो ये उत्तर पूर्व में जो पठारी भाग है, ये हिमालय की उत्पत्ति के समय उत्तरी जो है भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी की दिशा में जो खिसकी, उसके शक्ति के प्रयोग से जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ मेघालय पठार के बीच एक बड़ा भ्रंश पैदा हो गया था और ये भाग थोड़ा सा अलग हो गया था। तो हम बात करें तो इस जो पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से इस पठार में मेघालय पठार को सम्मिलित किया जाता है और मेघालय जो पठार है यहाँ पर 3 जनजातियाँ मुख्य रूप से है और 3 जनजातियों में जो हम बात करें तो प्रमुख जनजातियाँ 3 हैं। गारो हम इस क्षेत्र की बात करें तो इसको हम 3 भागों को में बांट सकते हैं। जो यहाँ पर एक है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जैंतिया। 3 यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जिनमें पहला गारो पहाड़ी, दूसरा खासी पहाड़ी और तीसरा जैंतिया पहाड़ी। तो
इसको गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ इसकी मुख्य हैं। और छोटा नागपुर पठार की भांति मेघालय पठार भी हम कह सकते हैं खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। और चेरापूंजी जो क्षेत्र है वो नग्न चट्टानों से ढका हुआ स्थल है तथा यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, मगर आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर पर्याप्त रूप से वनस्पति देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मैंने आपको तीनों जो हम कह सकते हैं क्षेत्रों के बारे में बताया, जिनमें मुख्य रूप से दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग और उत्तरी पूर्वी पठार। तो इस टॉपिक में आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। धन्यवाद।